जीडीपी एक ऐसा शब्द जिसकी चर्चा अक्सर हमारे और आपके बीच होती रहती है, अक्सर न्यूज़ डिबेट्स न्यूज़पेपर्स में होती रहती है। आखिर क्या है ये जीडीपी, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये हमारे देश के लिए, आइए समझते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस यानी टोटल सब कुछ, डोमेस्टिक यानी घरेलू। यहाँ पर घरेलू का सेंस है देश की सीमा के अंदर, प्रोडक्ट यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पाद। दोस्तों, जीडीपी के इस मीनिंग से ये बात निकल कर आती है कि किसी भी देश की सीमा के अंदर टोटल वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पाद होता है वही जीडीपी होता है। लेकिन इतनी सी बात से हम जीडीपी को क्लियर समझ नहीं सकते हैं, तो आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, आपका मछली पालन, वनिकी, खनन, इस तरह के कार्य होते हैं। अगला है आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है, चाहे वो छोटी वस्तु हो, चाहे वो बड़ी वस्तु हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में हो, किसी कंपनी में हो या किसी घर पर हो। आप बस इतना समझ लीजिए कि सुई से लेकर के एरोप्लेन तक जितनी भी वस्तुओं का निर्माण होता है वो इसी क्षेत्र में होता है। अगला है आपका टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, इस तरह के क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, सर्विस सेक्टर में क्या होता है, आप किसी भी व्यक्ति को पैसा देते हैं, उसके एवज में आपको वो सर्विस देता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वकील के पास जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, वो आपका केस लड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप पैसा देते हैं, वो आपका इलाज करता है। आप किसी टीचर के पास जाते हैं, आप पैसा देते हैं, वो आपके बच्चे को पढ़ाता है। आप बस से ट्रेवल करते हैं तो आप पैसा देते हैं, तो आपको सर्विस देता है, आपको जहाँ गंतव्य स्थान तक पहुँचाता है। दोस्तों, ये थे हमारे देश के अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से वस्तुओं का उत्पादन होता है और टर्सरी सेक्टर से सेवाओं का उत्पादन होता है। सरल भाषा में समझें तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो इन्हीं 3 सेक्टर के अंतर्गत ही होती है। यानी कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप अगर किसी भी देश में होता है तो वो इन तीनों सेक्टर के अंतर्गत ही होता है। दोस्तों, अगर सरल भाषा में हम जीडीपी को समझें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मान को ही जीडीपी कहते हैं। मौद्रिक मान यानी कि पैसा, रुपया। ठीक दोस्तों, इसको अगर हम और इजी वे में समझने का प्रयास करें तो मैं एक फैमिली का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें 3 सदस्य हैं। पहला सदस्य कृषि संबंधित कार्य करता है यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करता है और वो साल में 20,000 रुपये कमाता है। और उसका दूसरा सदस्य जो है वो निर्माण क्षेत्र में काम करता है, मान लीजिए पेन का निर्माण करता है और वो भी साल में 20,000 रुपये कमाता है। तीसरा है जॉब करता है यानी सर्विस सेक्टर में काम करता है और वो भी साल में 20,000 रुपये कमाता है। इन तीनों की इनकम को अगर काउंट कर लिया जाए तो जो 60,000 होती है तो वो उस फैमिली की जीडीपी है। देखिए, फैमिली और देश को कंपेयर करके समझने में थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम होगी क्योंकि देश एक ब्रॉड क्षेत्र है और फैमिली एक लिमिटेड एरिया है। दोस्तों, जीडीपी के डी से ही समझ में आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी कि देश की सीमा के अंतर्गत, घरेलू यानी देश की सीमा के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी फॉरेन कंपनी हैं, वो यहाँ आकर के प्रोडक्शन करती हैं। बहुत सारे फॉरेन के लोग हैं जो यहाँ आकर सर्विस करते हैं। आप सैमसंग ले लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, इस तरह कंपनियाँ हैं जो हमारे देश की सीमा में यानी हमारे देश में ही प्रोडक्शन करती हैं। उनको भी हम जीडीपी में काउंट करते हैं दोस्तों। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत जो भी कमाई होती है हमारे देश की सीमा के अंदर वही हमारे देश की जीडीपी है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जीडीपी का आंकड़ा पेश कौन करता है और पेश करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों, जीडीपी का आंकड़ा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो केंद्र सरकार की एक संस्था है, वो पेश करती है। दोस्तों, हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है यानी वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं और जीडीपी का आंकड़ा हर तीसरे महीने सीएसओ पेश करता है। यानी हर क्वार्टरली जीडीपी का आंकड़ा सीएसओ पेश करता है। दोस्तों, पेश करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस समय पहला क्वार्टर चल रहा है, अप्रैल, मई और जून, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 का पहला क्वार्टर है।
यानी पहले क्वार्टर को प्रीवियस ईयर 2019 के पहले क्वार्टर से कंपेयर करके जीडीपी का डेटा पेश किया जाता है। सेम क्वार्टर, मान लीजिए पहला क्वार्टर है तो पहले क्वार्टर से, दूसरा क्वार्टर है तो दूसरे क्वार्टर से, तीसरा क्वार्टर तीसरे क्वार्टर से कंपेयर करके हर ईयरली बेसिस पर जीडीपी का आंकड़ा सीएसओ पेश करता है। तो अभी रिसेंटली -23.9% के ऐतिहासिक गिरावट हमारे देश की जीडीपी में दर्ज की गई है, जो कि 2020-21 के पहले क्वार्टर में दर्ज की गई है। 2019-20 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून 2019 का पहला क्वार्टर और अप्रैल, मई एंड जून 2020 के पहले क्वार्टर को जब कंपेयर किया गया तो -23.9% की गिरावट आई। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि 2019 के पहले क्वार्टर की जीडीपी 100 रुपये थी। दोस्तों 100 रुपये जीडीपी हमारे देश की नहीं थी, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर 100 रुपये 2019 के पहले क्वार्टर की जीडीपी थी तो 2020 के पहले क्वार्टर में 76.1 ही जीडीपी है। एक्चुअली में 23.9% की जो गिरावट हुई तो हमारे देश की जीडीपी 76.1 ही बची। अगर मान लीजिए 100 जीडीपी हमारे देश की 2019 में थी पहले क्वार्टर में, अगर हमारे इसी पहले क्वार्टर 20 में 105 होती तो 5% का ग्रोथ दिखाता सीएसओ। अगर 95 होती पिछले साल के रिस्पेक्ट में तो -5% का जो गिरावट दर्ज की जाती। तो जीडीपी को पेश करने का जो तरीका है वो पिछले साल के क्वार्टर को इस साल के क्वार्टर से कंपेयर करके पेश किया जाता है। और दोस्तों जीडीपी को दो तरीके से काउंट करते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो वास्तविक जीडीपी होती है और जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो नाम मात्र की जीडीपी होती है। इन दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को काउंट नहीं करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट कर लिया जाता है। देखिए इसको निकालने का जो तरीका है वो बेस ईयर है यानी आधार वर्ष है। सीएसओ कुछ साल के अंतराल पर एक बेस ईयर डिसाइड कर देता है हमारे देश में। इस समय जो बेस ईयर 2011-12 चल रहा है, उस समय के जो हर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके दामों को लिस्टेड कर लिया जाता है और उन्हीं दाम को, उन्हीं जो प्राइस होते हैं उन्हीं के प्राइस से हर साल जो करंट का जो ईयर होता है उसके प्राइस को कंपेयर किया जाता है, उससे रियल जीडीपी निकलती है। मान लीजिए कि 2011-12 में 10 मार्कर का उत्पादन होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मान लीजिए सन 2011 में 10 मार्कर का उत्पादन होता है जिनकी कीमत 5 रुपये होती है। तो 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये की जीडीपी का योगदान मार्कर के द्वारा होता है सन 2011-12 में। लेकिन 2020 में अगर हम वही 20 मार्कर का उत्पादन करें और उनकी कीमत को 5 रुपये ही रखें तो जो जीडीपी निकल कर आएगी 100 रुपीज़ की जीडीपी निकल के आएगी वो रियल जीडीपी होगी, क्योंकि 5 रुपये एमआरपी 2011-12 में भी थी और 5 रुपये एमआरपी हमने 2020 में भी लगाया। यानी हमने कोई इन्फ्लेशन, कोई महंगाई काउंट नहीं किया, लेकिन इसी वजह से ये रियल जीडीपी है। अगर हम वही काम, अगर मान लीजिए 2020 में हम 20 मार्कर का उत्पादन करें और जो मार्कर की कीमत है उसको 20 रुपये लगा दें तो 20 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपये की जीडीपी आएगी, 400 रुपये आएगा। लेकिन अगर देखा जाए रियल में तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने 100 रुपये जीडीपी जो कि रियल जीडीपी है, लेकिन 20 को 20 से मल्टीप्लाई यानी 15 रुपये का जो इन्फ्लेशन पर मार्कर है उसको ऐड कर लिया गया है, तब जाके 400 जीडीपी आई है। यानी ये नॉमिनल जीडीपी है, ये एक्चुअल रियल जीडीपी नहीं है दोस्तों। तो इस दो तरीके से हम नॉमिनल और रियल जीडीपी को काउंट करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जीडीपी -23.9% के ऐतिहासिक गिरावट पर क्यों पहुंची, जीडीपी के गिरने से क्या नुकसान होता है, जीडीपी के बढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं और -23.9% पर जीडीपी क्यों पहुंची, इसके पीछे क्या क्या मेजर रीजंस हैं, इन सारे विषयों की चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।